गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 442 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रश्नों पर। ठीक है, 6 से 7 पूछे जाते हैं ये यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में, क्योंकि जो फॉरेस्ट वाला एग्ज़ाम होता है वो इसी के साथ होता है। जो एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन रखे जाते हैं वो उसी पेपर को देखते हुए रखे जाते हैं। जैसे यूपीएससी सिविल सेवा और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर वाला दोनों एक साथ होता है, एक ही दिन होता है। ठीक है, फिर जो मुख्य परीक्षा होती है सिविल सेवा की अलग होती है और वो फॉरेस्ट वाले की अलग होती है। इसी तरह से स्टेट पीसीएस में भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। गेहूं की अच्छी खेती करनी है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक समुच्चय जो है उसके लिए आवश्यक होगा? मध्यम तापमान, मध्यम वर्षा, उच्च तापमान, भारी वर्षा, उच्च तापमान, मध्यम वर्षा, निम्न तापमान और निम्न वर्षा। गेहूं की खेती करनी है। देखिए इसके लिए जो है 10 से 25 डिग्री का जो है तापमान की आवश्यकता होती है, मतलब इसके बीच में रहना चाहिए। और 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा। ठीक है, तो मीडियम मीडियम रेंज ही है दोनों। तो मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो भारत में जो है जो गेहूं की कृषि के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसे जो है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा कहा जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को इंटरव्यू तक में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। नॉर्मल अनरेस्ट बॉलरॉग जो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? किस देश के हैं वो या थे वो? ठीक है, 2009 में क्योंकि उनका इस धरती से चले गए वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। विश्व में हरित क्रांति के जनक और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो देखिए ये बोरलॉग लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो देखिए नॉर्मली बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनका जन्म हुआ था 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आईओबा प्रांत में। ठीक है, और मैक्सिको जो है उनका कर्म क्षेत्र रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। 5वें दशक के दौरान, 7वें दशक के दौरान, 6ठे दशक के दौरान या 8वें दशक के दौरान, बताइए। 7वें दशक के दौरान, ऑप्शन नंबर बी। तो हरित क्रांति 7वें दशक के दौरान 1967, 1966, 67 में प्रारंभ हुई। ठीक है, और यह इसका प्रथम चरण था जो वर्ष 1981 तक चला। प्रथम चरण में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया इसको। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, उपरोक्त सभी। देखिए बिल्कुल आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक भी है, जोत का छोटा आकार, सभी हो जाएंगे। फिर ये तो डी। तो दिए गए सारे के सारे स्टेटमेंट जो है भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण है। क्वेश्चन नंबर 5 है। धान की उत्पत्ति हुई है यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ अमेरिका में, या फिर इनमें से कोई नहीं कहीं और, जैसे कि अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका। धान की उत्पत्ति हुई है दक्षिण पूर्व एशिया में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो धान जो है एक उष्णकटिबंधीय फसल है, इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। और धान की फसल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। जहाँ गेहूं की खेती के लिए जो है कितना तापमान लग रहा था अपने को? 10 से 25 डिग्री का, और ये 25 डिग्री से अधिक बोल रहा है यहाँ पर। और उसके लिए वर्षा लग रही थी 50 से 75 सेंटीमीटर। यहाँ वर्षा की आवश्यकता है 100 सेंटीमीटर से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए बायो फर्टिलाइजर है? बताइए कौन है चावल की खेती के लिए जैव उर्वरक? राइजोबियम लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, नीली हरी शैवाल। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीली हरी शैवाल, और क्या? फास्कोबैक्टीरिया, एजोला,
ये तीनों के तीनों चावल की खेती के लिए बायो फर्टिलाइज़र हैं, जैव उर्वरक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। एक बांध है कोल बांध परियोजना, उसका निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? कोल बांध परियोजना का निर्माण हुआ है भारत में सतलज नदी पर। तो कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किया गया है और इसका निर्माण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? ठीक है, अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए। सोचिए कि रबी की कौन सी है और खरीफ की कौन सी है। तो चना यहाँ पर रबी की फसल है, अगर आपको अरहर का नहीं पता तो एलिमिनेट हो जाएगी। चावल खरीफ की फसल है, मिलट का नहीं पता है तो एलिमिनेट कर दीजिए। मक्का और मूंगफली का तो पता ही होगा, ये भी खरीफ की फसलें हैं। बचा मूंग और उड़द, तो सही उत्तर हो जाएगा बी। तो मूंग एवं उड़द फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। इन फसलों को निश्चित समय अंतराल पर जल की अति आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? किस फसल की रोपाई की जाती है इनमें? सरसों, धान, गेहूं, मक्का। धान की जाती है। ठीक है, जिसको 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की आवश्यकता होती है। तो दिए गए विकल्पों में धान की रोपाई की जाती है, अन्य किसी की नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। क्या कारण है इसका? क्या कारण है? क्या इस क्षेत्र में कपास की उत्पादकता घट गई है, या क्षेत्र की जलवायु में सामान्य परिवर्तन हुआ है, या सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है, या देश में चीनी की बढ़ती मांग और ऊंची कीमत? क्या सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो महाराष्ट्र के काली मिट्टी क्षेत्र, ठीक है, में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है और गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत जो है वो कपास के पौधे का आदि निवास है और विश्व में भारत वो पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो कपास जो है भारत का देशज पौधा है। ऋग्वेद और मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। साथ ही भारत, ठीक है, विश्व का पहला देश है जहाँ कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पौधे के बढ़ने की अवधि में अधिक वर्षा हो जाए, पकने की अवधि में पाला गिर जाए, या पौधा बढ़ने की अवधि में तापमान कम ज़्यादा हो जाए, या पकने की अवधि में तापमान बहुत अधिक हो जाए। कब गन्ने के पौधे में शर्करा की मात्रा कब घट जाती है? जब पकने की अवधि में, ध्यान दीजिएगा, पक रहा है ना जब तो पाला गिर जाए। तो गन्ना उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है जैसे कि धान है। ठीक है, और गन्ने के लिए जो उच्च तापमान है वो है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है गन्ने के लिए। तो पकने की अवधि में यदि पाला गिर जाए तो गन्ने में जो है शर्करा की मात्रा न्यून हो जाती है। ठीक है, और इसके उत्पादन को भी प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? बताइए। यूपी या फिर महाराष्ट्र? हरियाणा बिहार को तो हटा दीजिए, इनमें से ही है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल, पहली चीनी मिल निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई थी? बलरामपुर में नहीं, पुणे में नहीं, प्रतापपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
तो वर्ष 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। ठीक है, अगर ऑप्शन में यूपी आएगा तो यूपी लगा दीजिए, देवरिया जिला भी आ सकता है। ठीक है, और प्रतापपुर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में तेल का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ये तो ऐसा पूछ लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी रख सकता था। तो सबसे अधिक यहाँ पर तेल का प्रतिशत है मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी से कहीं अधिक है तिल में। डी हो जाएगा आंसर। तो दी गई फसलों में सबसे ज़्यादा तेल का औसत प्रतिशत जो है वो तिल में होता है। अब इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालें, तिल के बाद किस में होता है? मूंगफली में होता है। ठीक है, उसके बाद किस में होता है? सूरजमुखी में होता है। और सबसे कम इनमें जो है सोयाबीन में होता है। ठीक है, तो सोयाबीन से कहीं अधिक है सूरजमुखी का, सूरजमुखी से अधिक है मूंगफली में, और मूंगफली से अधिक है तिल में। ठीक है, तो इनको हम डालते हैं घटते हुए क्रम में। तिल हो गया, फिर हो गया मूंगफली, उसके बाद हो गया है सूरजमुखी, और सूरजमुखी के बाद हो गया है सोयाबीन। ये क्वेश्चन उसमें डालते हैं कम्युनिटी टैब में, देखते हैं कितने, जिन्होंने वीडियो देख ली वो तो करेक्ट आंसर करेंगे, बाकी का देखते हैं। चलिए, धन्यवाद, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी।